किसके सहारे जीत पक्की करने वाले हैं। क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं उस काम के आधार। जल जीवन मिशन ये अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। जल जीवन मिशन के काम को भी अवरुद्ध करने का जो प्रयास किया गया ये भूपेश सरकार ने किया। भूपेश बघेल जी, आप किस मुंह से राजनांदगांव यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए हैं? और चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं तो किस तरह से आप देखते हैं अपने प्रतिद्वंदी को? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लड़े या लड़ रहे हैं, चाहे राहुल गांधी आ जाए, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? राहुल गांधी को तो छोड़ के भागना पड़ा, वाई नॉट। तो कई लोग, हमारे लोग कहते हैं कि वाई नॉट के बाद कहाँ जाएंगे? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज हमारे चैनल में। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है वो चेहरा जो काफी चर्चित है, जो कभी अपनी बेबाक राय रखने के चलते विवादों में भी रहते हैं तो लोकसभा में प्रश्न उठाकर अपने क्षेत्र की जनता के लिए मांग भी करते हैं। एक ऐसा नेता जो कांग्रेस की प्रदेश में सरकार थी तब लगातार अपने क्षेत्र की उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाकर कांग्रेस को घेरते रहे। अब हम उनसे जानेंगे कि डबल इंजन की सरकार के बाद क्या बदला और जनता को कितना लाभ मिला इस नई सरकार से। हम बात कर रहे हैं उनकी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी राजनांदगांव सीट पर भाजपा से जीत हासिल की थी। संतोष पांडे प्रदेश के बड़े नेताओं में शुमार है। संतोष पांडे जी, आपका स्वागत है। हम आपसे चर्चा करेंगे कुछ विषयों पर, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। तो जी, आपका स्वागत है। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव आने वाला है, आगामी लोकसभा चुनाव है। हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति बना रही है, हर तरह से कोशिश हो रही है, लेकिन हम सबसे पहले जो चर्चा है वो लोकसभा चुनाव को लेकर ही शुरू करेंगे कि लोकसभा चुनाव में जो पिछला लोकसभा चुनाव था, अपने क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन आपने उसका पूरा श्रेय जनता को दिया था। आगामी लोकसभा चुनाव है तो किसके सहारे जीत पक्की करने वाले हैं? मोदी जी के नाम पर, रामलला के नाम पर, या अपने किए गए कामों के आधार पर? मोदी जी के नाम पर, क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं उस काम के आधार पर, और अंत में तो जो पार लगाने वाले हैं और सब प्रकार से जिसका आधार लेकर, जिसका नाम लेकर ये दुनिया पार लगती है, वो राम जी तो है ही है। और राम जी भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई इसी चुनाव से है ऐसा तो है नहीं। जब से जनसंघ की स्थापना हुई है, और मैं ये कहूँ कि जनसंघ की स्थापना के बाद ऐसे हमारे एजेंडे में 2-3 ऐसे विषय थे। एक, हम सब जानते हैं कि कश्मीर हमारा है। हमारा नारा शुरू से रहा, एक देश में 2 विधान, एक देश में 2 प्रधान, एक देश में 2 निशान जी नहीं रहेगी। और उसी मुद्दे को लेकर हम लड़ते चले आए। भारतीय जनता पार्टी तक 1951 से लेकर के आज 2024 चल रहा है। यदि किसी ने उसको हल किया तो भाजपा ने ही हल किया। बिल्कुल सांसद जी, हम इस मुद्दे पर बात करेंगे क्योंकि आपने बताया कि मोदी जी के नाम पर, अपने कामों के आधार पर और रामलला के नाम, तीनों के आधार पर आप आगामी लोकसभा चुनाव में उतरने वाले हैं और अपनी जीत की जो सहारे हैं उसको लेने वाले हैं। लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार आरोप भी लगा रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, और विपक्ष का जो मुख्य आरोप है वो आप पर और जो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह, उन पर लगाया जा रहा है। जो मोतीपुर रेलवे क्रॉसिंग है हम उसकी बात करेंगे। जनता इसे दोबारा बहाल करने की मांग कर रही है और कांग्रेस भी हमेशा जो प्रभावित लोग हैं उनकी मांग को जायज बता रही है, लेकिन विपक्ष का ये आरोप लग रहा है कि इसमें सांसद जी और डॉक्टर रमन सिंह की निष्क्रियता है। तो इस पर क्या ये आगे आने वाली लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनने वाला है या आगे चलकर ये कोई मुद्दा बनेगा? हमारे मुढ़ी पार से लेकर के हमारा क्षेत्र महाराष्ट्र बॉर्डर तक, जहां तक लगता है जी, ऐसे 12 अंडरब्रिज और ओवरब्रिज बनाने का काम, ये डिमांड हमने किया था और वो मांग पूरी हुई। इसके लिए मैं रेल मंत्री सम्माननीय पूर्व के पीयूष गोयल और वर्तमान में अश्विनी वैष्णव जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपने कही मोतीपुर वाली बात, जी बिल्कुल, मोतीपुर के लिए मैंने मांग रखा है और चर्चा में है। डीआरएम से मेरी बात हुई है। जिस प्रकार से हम स्टेशन अपना कहें गौरी नगर और स्टेशन पारा के लिए जो अंडरब्रिज बन रहा है,
ये कब से इसकी डिमांड की जा रही थी। आधा आधा घंटे इसमें क्रॉसिंग पे यातायात अवरुद्ध होता था, किंतु आज जनता खुश है। गौरी नगर की, स्टेशन पारा की, और सब मैं ये कहूँ कि भाजपा सरकार की बड़ाई ही करते नजर आते हैं। जो आपके जो काम है वो केवल कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं। विपक्ष के द्वारा यही आरोप लगाया जाता है कि सांसद जी के जो काम है वो केवल कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं। तो जो आपने वादे किए थे, जो आपने वादे किए थे पूरे करने के अपने कार्यकाल में, तो हम बस ये जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से कुछ वादे हैं जिनको आपने पूरा किया है। हमारा स्टेशन पर आप देख करके आइए किस प्रकार से ओवरब्रिज का काम चल रहा है, और जो यहाँ माल धक्का था उसको भी हमने यहाँ से 3 किलोमीटर और पारी नाला के पास शिफ्ट कर दिया है। इसके साथ ही साथ रेलवे में हम केवल कहते नहीं, हम करते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि मोदी की गारंटी है। गारंटी जो मोदी जी ने कह दिया, जो वचन दे दिया, आज तीर्थ स्थल माता का बमलेश्वरी का वो स्थान अमृत स्टेशन बनेगा। हमारा राजनांदगांव हाईटेक सब प्रकार से एयरपोर्ट की तर्ज पर, और हमारा रेलवे स्टेशन बनेगा। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। बिल्कुल। उसमें एस्केलेटर से लेकर के, लिफ्ट से लेकर के, और सभी तरीके से सुसज्जित किया जाएगा। गार्डन होगा, बड़े बोर्ड होंगे, बहुत सारी चीजें उसमें। जी सांसद जी, चर्चाओं का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक एक थोड़ा सा विराम लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और आपकी सवालों का जवाब फिर से टटोलेंगे। राजनीति की शतरंज, किसकी शह किसकी मात, कहां प्यादा बना वजीर। देखिए मेरे साथ टाउन पॉलिटिक्स, रात 8 बजे। देखिए टाउन टूरिज्म में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सांसद जी, चर्चाओं का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। हम अभी तक बात कर रहे थे बीते लोकसभा चुनाव की, लेकिन अब हम आगामी लोकसभा चुनाव पर बात करेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी की या भाजपा के आला कमान की, तो हमेशा वो लोग चौंकाने वाले फैसले ही लेते हैं। और क्या ये उम्मीद थी कि टिकट आपको ही मिलेगा, या फिर ऐसा कुछ धक सा हो रहा था कि क्योंकि दावेदार काफी हैं? मैं वास्तव में और एक कार्यकर्ता के नाते ही भारतीय जनता पार्टी में, चाहे कोई किसी भी पद में हो, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, है तो कार्यकर्ता है। जी बिल्कुल। और इसके पहले भी मैं 2003 में चुनाव विधानसभा का लड़ा था, और 2003 के बाद मुझे टिकट नहीं मिली 8 में, 8 के बाद 13 में भी नहीं मिली, लगातार नहीं मिली, विधानसभा की 18 में भी नहीं मिली। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो मैं ये कहूँगा कि जिसे भी मिलता है उसके पक्ष में काम करता है। जिसे भी मिला मैंने उसके पक्ष में काम किया। आज मुझे मिला है, पूरी पार्टी एक मत से मेरे पक्ष में काम करने वाली है, और इसके लिए मैं क्षेत्र की जनता को बहुत ही धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। जैसे कि अगर हम बात करें लिस्ट की ही, तो पहली लिस्ट आ चुकी है जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी जी के फेवरेट्स जो है उनका लिस्ट में नाम शामिल है, और उसमें आपका भी नाम शामिल है। तो जवाबदारी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती है। तो किस तरह से आप इसको ले रहे हैं, किस तरह से जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, और कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप समझ रहे हैं इसको? 11 सीट में और 2 नाम आना, इसके लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ, और जितना कृतज्ञता आभार उनके प्रति किया जाए वो कम है, किंतु ये जनता का ही है आशीर्वाद। और इसके लिए मेरे और भी जितने भी संगठन के लोग हैं जिन्होंने मुझे गाइड किया, मैं सब उनके प्रति ही आभार व्यक्त करता हूँ।
जी सांसद जी, अगला सवाल हमारा रहेगा कि आपने कहा था कि आपकी प्राथमिकता है जल की समस्या से निजात दिलाना लोगों को, लेकिन अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन मिशन, ये अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। बहुत से गांव ऐसे हैं जो अभी भी प्यासे हैं। जल जीवन मिशन के काम को भी अवरुद्ध करने का जो प्रयास किया गया, ये भूपेश सरकार ने किया, कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने किया। और केवल जल जीवन मिशन का ही नहीं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, सबको रोकने का काम, उसके किस्त को बंद करने का काम, ये सब भूपेश जी ने अवरोध पैदा किया। ऐसा कहा गया है कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पालय पोषय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। किंतु ये मुखिया तो ये सौतेला व्यवहार करने वाला निकला। मैं भूपेश बघेल से पूछना चाहता हूं कि आखिर भूपेश बघेल जी, आप किस मुंह से राजनांदगांव यहां चुनाव लड़ने के लिए आए हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सेतु निगम का ऑफिस, एडीबी का ऑफिस, सबको उठा करके दुर्ग ले गए। आगामी लोकसभा चुनाव भी आने वाला है सांसद जी, लेकिन जो आपका जो कार्यकाल रहा उसमें कुछ क्षेत्र में अगर कुछ काम बच गए हों जिसका अफसोस हो कि उसको वो काम आपको आगे जाके करना है, और मुख्य तौर पर हम ये जानना चाहेंगे कि क्षेत्र के विकास, रोजगार, उसको लेकर के क्या कुछ इरादे हैं? क्या कोई कारखाना या फिर कुछ और जो रोजगार के लिए उपयोगी हो? तो मैं तो ये कहूँगा कि मैं जो काम जितना चाहता था उससे ज़्यादा काम हुआ है। मैं माननीय गडकरी जी के पास 2 सड़क के लिए गया था, उन्होंने कहा कि 4 सड़क ले जाओ, और भी तुम्हारी कोई बात हो तो बताओ। और ये इसकी चर्चा उन्होंने रायपुर के मेडिकल कॉलेज में, और यहाँ के मुख्यमंत्री और सारे पूरी भीड़ थी उसके सामने, उन्होंने कहा कि राजनांदगांव का सांसद ऐसा सांसद है जो मेरे पीछे पड़ा रहता है हमेशा मेरे से, और मैंने उनको कह दिया है कि मैं उनको डबल काम दूंगा। वो उन्होंने मुझे दिया। रेलवे में भी अनेक काम हुए। आज डोंगरगढ़ से लेकर के कटघोरा तक जो रेलवे जो लाइन बनने वाली है, जिसमें लोहारा, गंडई, खैरागढ़, कवर्धा, मुंगेली होते हुए जाएगी, ये हमारे लिए लाइफ लाइन होगी। ऐसे अनेक काम हुए हैं। फिर भी समस्या भी अनंत रहती है, कुछ ना कुछ बचा रहता है। बिल्कुल। जनता की ख्वाहिश रहती है कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। रेलवे में जो है ये स्टॉपेज यहाँ हो जाए डोंगरगढ़ में, अमुक जो ट्रेन है वो राजनांदगांव में भी रुके, उसको भी करेंगे आने वाले समय में। इसी से जुड़ा एक और सवाल है हमारा, क्योंकि राजनांदगांव से कबीरधाम और जबलपुर को जोड़ने के लिए नेशनल हाईवे का जो काम है वो अब तक शुरू नहीं हो पाया है, और ना कुछ तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं। और ये बड़ा सवाल इसलिए बनता है सांसद जी क्योंकि 2 राज्यों को जोड़ने का ये मुख्य मार्ग है, तो इस पर कोई राय विचार क्या सोचा है आपने इसको लेकर? जबलपुर तो जुड़ गया है, यहाँ हमारे रायपुर से कवर्धा पौड़ी होते हुए जुड़ गया है जी। वास्तव में जो गैप है आप जो बोल रही हैं जी, राजनांदगांव, वो हाँ राजनांदगांव के लिए है। बिल्कुल। और राजनांदगांव से कवर्धा तक, और ये मैं अब आपके चैनल पे कहना चाहूँगा कि ये भी लगभग होने ही वाला था, हो नहीं पाया है, और आने वाले समय में ये होने वाला है, ये मैं कह सकता हूँ। अगर हम 9 नंबर की बात करें तो उसमें आपने कहा था कि जिला मुख्यालय के स्वास्थ्य केंद्रों के साथ ही विकास खंड स्तरीय स्वास्थ्य केंद्र में भी आवश्यक उपकरण प्रदान किए जाएंगे, जैसे अगर हम देखें तो वेंटिलेटर और अन्य मेडिकल उपकरण। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के अलावा जिला चिकित्सालय या अन्य अस्पतालों में ऐसी कोई सुविधा देखने को नहीं मिली है। अगर मैं गलत हूं तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर आप मुझे दुरुस्त करने के लिए अगर कुछ जानकारी देना चाहे, ये कब शुरू हुआ और अभी तक कहां कहां ये हो पाया है? वेंटिलेटर के लिए उसके ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। और ये तो कोरोना काल में भी यहाँ वेंटिलेटर था, और एक वेंटिलेटर मैंने डोंगरगढ़ में दिलवाया, किंतु वो लंबे समय तक चालू इसलिए नहीं हो पाया कि वहाँ ऑपरेटर नहीं, और इसीलिए मैंने वो नहीं कहा था कि ये उपकरण हम देंगे। हाँ, जो प्राथमिक सुविधा होनी चाहिए वो सब प्रकार की सुविधा वास्तव में प्राथमिक चिकित्सालयों में होनी चाहिए, ये बात है। तो अभी तक कहाँ उपलब्ध है? अभी 119 करोड़ रुपया स्वास्थ्य के लिए आया है। छुईखदान में नया भवन, हमारे चिकित्सा भवन, चिकित्सालय बनकर के तैयार हो गया, रेडी हो गया है जी। जितना स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ, मैंने कहा ना कि कवर्धा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना सबसे बड़ी बात है, और
इसके अलावा सुदूर अंचलों में भी ऐसे गरीब, आदिवासी, बैगा ये सब के लिए हमारी वैन भी चलती है। तो सब प्रकार से स्वास्थ्य के प्रति हमारी सरकार सचेत है। चौथी लाइन के लिए भी जो कार्य है वो आरंभ होने वाला है। क्षेत्र के अंतर्गत 2 स्टेशन राजनांदगांव और डोंगरगढ़ में अमृत स्टेशन योजना द्वितीय चरण में शामिल है, जिसमें रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार होगा, आकर्षक प्रवेश द्वार बनेगा, रैंप तैयार होगा, लिफ्ट लगेगी और अन्य प्रकार के सौंदर्यीकरण होंगे। देखिए, तीसरी ट्रैक का होना ये सामान्य बात नहीं है, ये बड़ी बात है। और इसमें आपने जैसे मालगाड़ी की बात कही, वास्तव में रेलवे में अर्थव्यवस्था में उसकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। जितने भी हमारे माइंस, मिनरल, खनिज का जो हम परिवहन करते हैं जी, और अभी लगभग 1.5-2 साल पहले जिस प्रकार से कोयले की आपूर्ति की गई, अभी भी एनर्जी के लिए जिस प्रकार से की जा रही है, तो स्वाभाविक है जब कुछ ही दिनों के बाद ये सारा सिस्टम फिर से व्यवस्थित हो जाएगा और तेज गति की ट्रेनें भी, स्पीडोमेट्रिक ट्रेनें भी चलने वाली हैं। जनता जवाब चाहती है, कितने दिन का और इंतजार है? बहुत जल्दी हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, इसके पहले जो सरकार थी, रेलवे में उनका जो बजट था, आज हमारी सरकार की अपेक्षा वो तो 54 था, 25 पैसे था रुपये। बिल्कुल। तो आज तो बहुत ग्रो कर गए। ये काफी महीनों से चल रहा है, क्योंकि कुछ महीने पहले स्टेशन पर जाकर हमारी टीम ने चर्चा की थी, लोगों से बातचीत की थी, और जो मुख्य ट्रेनें हैं जो बहुत ज्यादा उपयोगी है, जो लगातार प्रयोग में लोगों के आती हैं, वो ट्रेनें भी कैंसिल हो जा रही हैं। सिकंदराबाद को रुकवाया हमने, वंदे भारत को रुकवाया जी, डोंगरगढ़ में वंदे भारत स्टॉपेज हुआ जी। तो सब प्रकार से जनता के मन में रेलवे के प्रति बहुत अच्छा भाव है। पहले तो रुमाल दबा के वहाँ खड़ा होते थे, अब तो ऐसा है कि वहाँ बैठ करके टिफिन खाते हैं। इतनी शानदार व्यवस्था रेलवे ने किया मतलब है। जनता और उम्मीद आने वाले लगाए। समय में और भी आप व्यवस्था में सुधार देखेंगे। मतलब सांसद जी, जनता उम्मीद लगाए, जल्द ही रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार होने वाला है और यात्री ट्रेनें हैं वो जल्द चलेंगी, लोगों को परेशानियां नहीं होंगी। रेल हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सब प्रकार से उसकी भी चिंता जी हमारी सरकार कर रही है। चलिए फिर चर्चाओं का सिलसिला शुरू होगा, तब तक एक छोटे से ब्रेक का वक्त आ चुका है। फिर मिलेंगे और आप बने रहिए, क्योंकि आपके सवालों का जो जवाब है वो फिर से टटोला जाएगा, क्योंकि बहुत से सवाल अभी बाकी हैं। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर संविधान और आप हर बुधवार शाम 4 बजे। साथ में दुर्ग और इस्पात नगरी भिलाई के समाचार। इंडिया टाउन न्यूज लेकर आ रहा है अपना खास बुलेटिन शाम 6 बजे। संस्कार धानी से बस्तर तक का सफर वाया दुर्ग भिलाई। देखिए आपकी अपनी खबर सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। संस्कार धानी टू बस्तर वाया दुर्ग भिलाई। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चाओं का सिलसिला फिर से जारी करते हैं। सांसद जी, जो अगला सवाल है फिर से आपके रिपोर्ट कार्ड से ही होगा कि राजनांदगांव जिले में कुल 105 सड़कों की मरम्मत के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से 3,736 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है, ऐसा उसमें कहा गया है। जानना चाहूंगी कि ये कब मिली और कितने सड़कों की मरम्मत कार्य हुए हैं, या इसे चुनावी घोषणा या रणनीति समझे? अभी 137 सड़क के आसपास प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत और आया है जी, जो कवर्धा क्षेत्र में, और जनमन योजना यानी जो ऐसे आदिवासी पिछड़ी क्षेत्र में वो काम होगा। उसी प्रकार से खैरागढ़ क्षेत्र में भी आया है। तो इस प्रकार से ये तो अब डबल इंजन की सरकार बन गई है, आप देखते जाइए, अभी और आएगा। सांसद जी, जैसे कि आपने बताया डबल इंजन की सरकार है, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में डबल इंजन की सरकार कौन से मुद्दों का सहारा लेके जनता के बीच जा रही है और कौन से विकास के कार्य जो हैं वो बचे हुए हैं, जो विकास कार्य आगे करेगी जनता के लिए? भगवान राम की जन्मभूमि में रामलला को जिस सम्मान के साथ और प्रतिष्ठित किया गया, प्राण प्रतिष्ठा हुई, आज पूरी दुनिया ने उसको देखा है।
यानी 500 साल कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, बल्कि जब जब न्यायालय में ऐसा कोई पॉइंट आता था कहीं किसी प्रकार की, तो अवरोध के लिए वो खड़े होते थे, चाहे पी चिदम्बरम हो, चाहे कपिल सिब्बल हो। और कांग्रेस ने कहा कि राम सेतु नाम की कोई चीज़ नहीं, राम जन्मभूमि नाम की कोई चीज़ नहीं, इसको तो विद्यालय बना दो, धर्मशाला बना दो। और अंत में तो निकृष्टता की सीमा थी, इनके नेताओं ने कहा शौचालय बना दो। तो ये तो उस विचारधारा के लोग हैं। सांसद जी, हम धार्मिक बातों पे और फिर इसके से आएंगे। अलावा भी मैं बता दूं, आपने कहा कि और मुद्दे जी। किसको लेकर जी जी, वही कि विकास के कार्य। मोदी जी के काम। जी, आज जिस प्रकार से डीबीटी का जिस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, है ना, आज हम जानते हैं कि डायरेक्ट मजदूरों के खाता में और पैसे आते हैं, पंचायत में डायरेक्ट पैसा आता है। आज जनधन योजना में, महतारी वंदन योजना में, अभी किसानों के लिए जो पैसा आएगा, ऐतिहासिक काम है, कोई जवाब नहीं है इसका। यानी एक माता एक बहन को 1,000 रुपया, 12,000 रुपया सालाना कल पैसा डल गया पूरे छत्तीसगढ़ में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आम जनता, माताएं, जी। मजदूर, किसान सब खुश है। चूंकि महतारी वंदन योजना एक ऐसा मुद्दा था सांसद जी जो विधानसभा चुनाव में काफी रंग लेकर आया विधानसभा चुनाव में। तो अगर मोदी की गारंटी की अगर हम बात करें तो महतारी वंदन योजना की को पूरा करना सरकार का बहुत ही मुख्य मुद्दा है। इन पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये भी जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव में राजनांदगांव से आपके प्रतिद्वंदी के रूप में कांग्रेस ने भूपेश बघेल को खड़ा किया है, उनको टिकट दिया है, और चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं तो किस तरह से आप देखते हैं अपने प्रतिद्वंदी को? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लड़े या लड़ रहे हैं, चाहे राहुल गांधी आ जाए, उससे क्या फर्क पड़ना है। राहुल गांधी को तो छोड़ के भागना पड़ा। इनके अमेठी, रायबरेली, परंपरागत अपने उस सीट को छोड़ करके कहाँ गए? वायनाड। तो कई लोग, हमारे लोग कहते हैं कि वायनाड के बाद कहाँ जाएंगे? तो किसी ने कहा कि केरल में वायनाड के बाद अब समुंदर है, और समुंदर के बाद फिर श्रीलंका है। तो कुल मिला करके ये जहाँ से भी लड़ें, जो लड़ते हैं ना, वो सीट 60% से ऊपर एक विशेष वर्ग के लोग हैं जिसका वोट उनको मिलता है। ये जो हमारा उत्तर भारत है, इसको उन्होंने कहा था ना कि गौमूत्र पीने वाले हैं। हाँ, वहाँ जहाँ गए हो ये गौ के विरोधी लोग हैं, तो भागना तो वहीं पड़ा। कुल मिला करके आज कांग्रेस के पास न कोई मैनिफेस्टो है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई कमेटी नहीं है। इंडी का आज, जिसको इंडिया इंडिया इंडी कहते थे, आज है कहाँ? इनका जो गठबंधन है कहाँ है? इनका गठबंधन का दफ्तर कहाँ है? इसकी कमेटी कहाँ है? इसका फाइनल कब होगा कि किसको कितनी कितनी सीटें मिली? तो कोई अपना झंडा, कोई अपना डंडा लेकर के सब भाग रहे हैं। तो हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है ये दहाई में। हम इंडिया अलायंस के बारे में भी बातचीत करेंगे सांसद जी। जैसे कि आपने कहा कि राहुल गांधी को जाना पड़ा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी राहुल गांधी ने की, छत्तीसगढ़ में भी आना हुआ, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव आने वाला है तो रणनीति सभी पार्टियों ने बनाई है, सबकी अपनी अपनी रणनीति है। जैसे आप भाजपा की अपनी रणनीति है, डबल इंजन की सरकार है, जनता को उम्मीद भी है। लेकिन ये जानना चाहेंगे कि आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी आना हुआ था भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। वो जोड़ो यात्रा नहीं है, वो तोड़ो यात्रा है। वो जहाँ जहाँ रुके हैं, जो जो उनके साथ चले हैं, उनको उसके हिस्ट्री को खंगाल करके देखिए, वो तत्व कौन है, उनके साथ साथ पहले क्या क्या घटनाएं घटित हुई है। और तो उसके विषय में मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता और तवज्जो भी नहीं देता मैं तो ये कहूँगा कि सबसे फेल्योर जाते हैं विदेश, आकर के यात्रा शुरू करते हैं। जो बार बार फेल हो गया है उसको बार बार लॉन्चिंग करने की कोशिश करते हैं। मुख्य तौर पर आप कहना चाहेंगे कोई इसका फायदा नहीं दिखेगा? जी जी, इंडिया अलायंस को कोई फायदा नहीं है, और उसी का परिणाम है आज इनके जितने हैं। मैं इनके लोगों का नाम लेना चाहता, चाहे वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हो, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, और भी सब छोड़ करके अलग हो गए हैं।
तो है ही कहाँ है, कुछ है ही ये नहीं है। मतलब इंडिया अलायंस की जो बात हो रही थी, जो गठबंधन की बात हो रही थी, अब वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव के पहले खत्म। यहाँ ओबीसी मतदाता ज्यादा हैं, तो ऐसे में चुनाव का ये जो फैक्टर है ये बदल सकता है क्या? ये काम करेगा ऐसी कुछ रणनीति अगर कांग्रेस की रही हो तो? क्या विधानसभा में मतदाता बदल गए थे क्या? विधानसभा में भी ओबीसी के थे और जो मतदाता है वही है। किंतु भारतीय जनता पार्टी जीती। यहाँ के आदिवासियों ने भाजपा को वोट दिया, यहाँ के ओबीसी ने भाजपा को वोट दिया, यहाँ के जनजाति, अनुसूचित जाति सब ने भाजपा के प्रति अपना समर्थन और प्रेम को दिखाया है। आने वाले समय में भी राजनांदगांव में और पूरे छत्तीसगढ़ के 11 सीट में भारतीय जनता पार्टी को भारी जन समर्थन मिलेगा, 11 की 11 सीटें जीतेगी, इसमें कहीं किसी प्रकार का भ्रम और संदेह नहीं आएगी जनता के लिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार से उम्मीद जनता दिखाएगी। तभी तो विधानसभा चुनाव का ऐसे बदल गया सारा, जितना भी वो था कि कांग्रेस आएगी लेकिन आ गई भाजपा, तो उम्मीद जनता को आपसे होगी, इसी वजह से भाजपा आई है। तो डबल इंजन की सरकार किस तरह से देखती है जनता को? केवल मैं तो ये कहूँगा कि पूरा विश्वास है आम जनता को। आज यदि किसी के ऊपर विश्वास है तो माननीय नरेंद्र मोदी के ऊपर है। एक ऐसा महापुरुष, एक ऐसा कर्मठ, एक ऐसा योगी जिन्होंने हमारे सभी श्रद्धा केंद्र के श्रद्धा के बिंदुओं को उन्होंने सम्मान दिया। ये विश्वास है जनता को, और यही विश्वास सबसे बड़ी विश्वास है। जनता को डबल इंजन की सरकार पे जो विश्वास है, उस पर डबल इंजन की सरकार खरी उतरेगी, बिल्कुल खरी उतरेगी। और हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में। हम सब जानते हैं कि आज दक्षिण ध्रुव में कोई नहीं पहुंच सका, किंतु माननीय मोदी जी के ही प्रयास से। आप कहेंगे कि वैज्ञानिक गए इसमें, मोदी जी का क्या? वैज्ञानिक तो बाकी समय भी थे, इंदिरा जी के समय, नेहरू जी के समय पहले भी थे, किंतु दक्षिण ध्रुव में जिस प्रकार से मोदी जी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं, जिस प्रकार से कोच को प्रोत्साहित करते हैं, जिस प्रकार से वैक्सीन के लिए वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किए, जिस प्रकार से दक्षिण ध्रुव में ले जाने के लिए हमारे सारे महिला वैज्ञानिकों को, सभी वैज्ञानिकों को उन्होंने प्रोत्साहित किया कि हमारा देश फिर से विश्व गुरु बने, हमारा देश पूरी दुनिया में अग्रसर की भूमिका निभाए। G20 की बैठक यदि कहीं हो तो भारत को आकर के देखे कि कैसा ये विशाल भारत है। और इसीलिए उन्होंने कहा, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी वसुधा को, पूरी पृथ्वी को एक परिवार यदि कोई मानने का, तो मोदी जी ने शुरुआत। तो ये थे हमारे साथ राजनांदगांव के वर्तमान सांसद संतोष पांडे जी, जिनसे हमने आपके सवालों के जवाब को टटोला और सारी जानकारियां आप तक पहुंचाई। आगे भी आने वाले समय में ऐसे ही आपके सवालों के जवाब को इंडिया टाउन न्यूज टटोलता रहेगा और आप तक पहुंचाता रहेगा। तब तक बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।